तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा नमन है, वंदन है। उसके पश्चात परम पूज्य बाबा साहब को मेरा नमन है, वंदन है। और भक्ति जी को भी नमन है, वंदन है। उपस्थित सभी अतिथिगण और भारतीय बौद्ध महासभा के सभी साथी, हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा को आज से नहीं जानते, बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारे गांव में कोई संस्था सबसे पहले पहुंची थी, वो भारतीय बौद्ध महासभा। और भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम ऐसे नहीं होते थे, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होते थे, वो जागृति वाले कार्यक्रम होते थे, जन जागरण वाले कार्यक्रम होते थे, और वो बेसिक बातें बताते थे। तो हमारे पास में जो महत्वपूर्ण जानकारी पहुंची वो भारतीय बौद्ध महासभा से पहुंची। और बाबा साहब जो अपने जीवन में कर पाए वो सबसे बड़ा काम परिवार के लिए तो हर कोई करता है, लेकिन बाबा साहब ने सबसे बड़ा काम किया, वो किया कि तथागत ने जो बात बताई थी कि मेरे जाने के बाद जो समाज के लिए जो महत्वपूर्ण काम करेगा वो धम्म करेगा, और धम्म जो काम करेगा वो क्या करेगा, वो प्रचार प्रसार का काम करेगा। तो तथागत ने अपना संघ बनाया था, और संघ का काम था कि धम्म का प्रचार प्रसार करना और समाज के अंदर में मॉरलिटी तैयार करना। तो धम्म का काम करना सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है, सबसे बड़ा सामाजिक कार्य है। और कम समय में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि मैंने जो राष्ट्रीय स्तर के संगठन चलाने वाले लोग हैं उनके अंदर में तथागत का धम्म प्रवेश करवा दिया है। मैंने बड़े बड़े पदाधिकारियों से, लोगों से एक ही सवाल किया कि विश्व के अंदर में सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति किन्होंने की। मैंने कहा बुद्ध के अलावा मुझे नाम बताइए। बुद्ध की सामाजिक क्रांति के बराबर की क्रांति विश्व के अंदर किसी ने नहीं की। बुद्ध की अगर सामाजिक क्रांति नहीं होती तो आज जिस लेवल पर जापान है, चाइना है, कोरिया है, अमेरिका के जो पादरी हैं जिन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को चेंज किया है, तो आज विश्व के अंदर में ज्ञान विज्ञान का इतना बड़ा प्रचार प्रसार नहीं होता। और दूसरी बात, उसके बाद में बाबा साहब की जो आधुनिक भारत के अंदर क्रांति हुई वो सबसे बड़ी क्रांति हुई। बाबा साहब की सबसे बड़ी क्रांति हम लोगों के लिए हुई है। तो बाबा साहब ने अपनी जो विरासत भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में हमारे छोड़ी, और बाबा साहब ने केवल भारतीय बौद्ध महासभा नहीं बनाई, बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया, बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी बनाई, बाबा साहब ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की भी स्थापना का मतलब पूरा ड्राफ्ट तैयार किया। तो बाबा साहब पूर्ण तरीके से हमको पूरी तरीके से एक पैकेज देकर गए। तो हम लोगों की सबसे बेसिक जिम्मेदारी है कि हम बाबा साहब को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, क्योंकि हमारे उद्धारकर्ता आधुनिक भारत के अंदर में बाबा साहब है, और बाबा साहब ने हमारे लिए सबसे अच्छा रास्ता दिया वो तथागत का धम्म है। उसके मार्ग से जाके, उस मार्ग से जाके हम लोग अपनी उन्नति करेंगे। मैं अपना समय निकालकर ट्रू माइंडसेट चैनल के माध्यम से अष्टांगिक मार्ग पर अभी प्रवचन देना शुरू किया हूँ, और उसमें मैंने एक चीज देखा कि लोग मन और चित्त को एक ही समझ रहे थे, मन और चित्त को एक ही समझ रहे थे। कुछ लोग 20 साल से अपनी विपश्यना चला रहे थे, लेकिन वो भी चित्त का डिफिनेशन नहीं बता पाए। लेकिन तथागत ने कहा कि चित्त को शुद्ध करना, निर्मल करना, ये मेरे धम्म का उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है, चित्त है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है उसी के हिसाब से वो काम करता है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि बाबा साहब के पास सबसे ज्यादा बड़ी लाइब्रेरी थी, काय के लिए थी? अपना प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। हमारे बिहारों के अंदर में लाइब्रेरी होनी चाहिए। बाबा साहब जो विहार बनाना चाह रहे थे उसको शिक्षण संस्था के रूप में बनाना चाह रहे थे। तो ये जो चर्च जिस प्रकार से अपने स्कूल चला रहे हैं, चर्च चला रहे हैं, उसके साथ में ये कर रहे हैं, तो उस प्रकार से हमको करना पड़ेगा, और हमको आर्थिक आंदोलन भी तैयार करना पड़ेगा। तो ये सब
सारा पैकेज बाबा साहब के आंदोलन के अंतर्गत है और काफ़ी विद्वान वक्ता अगर इधर है, इसलिए मैं अपनी बात लंबी न कहते हुए केवल इतना कहना चाहूँगा कि हमको तथागत की पाली सीखना चाहिए और तथागत के वचन समझना चाहिए, बाबा साहब को पढ़ना चाहिए, संत कबीर साहब को पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को बड़ा सपना देना चाहिए। खासतौर से माता बहनें जो है अपने बच्चों को बड़ा सपना दे और इस देश की शासनकर्ता जमात बनाने का जो बाबा साहब का सपना है वो हमको पूरा करना है, क्योंकि इस देश में केवल दो ही लोग शासन करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, या तो ब्राह्मणवाद शासन करेगा या तो बुद्धवाद शासन करेगा। हम ब्राह्मणवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, हम बुद्धवाद को सपोर्ट करते हैं और हमारे लोगों को हम आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं दो शब्द यही समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद। महामानव भगवान बुद्ध एवं इन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि हमारे बहुत अच्छे से ही अच्छे साथी रहे हैं और उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें मिला है। ऐसे हमारे साथी मनलाल जी पटेल और एक और हमारे बहुत शुरू से ही साथी रहे हैं भाई चौरे जी, जो आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। साथ ही मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था पहले और वो मेरे जनरल सेक्रेटरी रहे, आज बड़ी खुशी है कि वो इस पद से मतलब और आगे जा कर के आज मतलब जो है केंद्रीय कार्यकारिणी में तो चेयरमैन ट्रस्टी रिपोर्टर ट्रस्टी और कोषाध्यक्ष किए गए हैं। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि कम से कम हमारे साथ साथी रहा और वो जाकर के जो है केंद्र पहुँचा। दूसरे साथी हमारे साथियों जो जिले भोपाल के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे साथी चिंतामणि पगारे जी, उन्हें भी बधाई देता हूँ कि वे जो है हमारे आपको साथी मतलब जो है श्याम कुमार जी के स्थान पर अब हमारे साथ हमारे साथी जो है पगारे जी अब उनका स्थान लेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो, क्योंकि हमने देखा है उनका कि भोपाल में उन्होंने जो काम किया है, मुझे उम्मीद है कि इसी लगन से वो प्रदेश में हमारे साथ कार्य करेंगे। उन्हें भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे रामू गजभी, इनके बारे में तो कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। उन्होंने जो है भगवान बुद्ध और बाबा साहब का तो उनके हृदय में इतना मतलब वो भरा हुआ है कि भी पूरा रोम रोम उनका वो ग्रोथ है बुद्ध से और बाबा साहब से। मैं उन्हें भी आज धन्यवाद देता हूँ। और हमारे एक और साथी हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया है, हम उनके साथ रहे हैं, चंजाले जी जो मंच पर बैठे हुए हैं, वो इस शाखा में इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में उन्होंने हमारे साथ काम किया है। मैं उन्हें आज जो है बधाई देता हूँ। और हमारे जो ये तो जो है पति हमारे हाथन मौरा जी रहे कि इनका तो कहते क्या है, इनका मधुर व्यवहार से तो क्या नहीं है, कौन कायल नहीं होता साथियों। और संचालन तो उनका इतना अच्छा है और उन्होंने इस शाखा में वास्तव में इस भोपाल में उन्होंने बहुत काम किया है और उनका काम वास्तव में पूरी टीम में दिखाई दे रहा है। इससे हमें बहुत खुशी है साथियों। मैं जो है मैं बताना चाहता हूँ कि मैं जब सर्विस में आया 1968 में, तो एक मैंने उरई में जाकर के उस समय सम्मेलन अटेंड किया था, बौद्ध धर्म सम्मेलन था। उस सम्मेलन में जाकर के इतना प्रभावित हुआ मैं कि दतिया में आकर के हमने जो है एक संस्था गठित की तत्कालीन, और उसका नाम था डॉक्टर अंबेडकर सांस्कृतिक संस्थान। उसका हमने गठन किया क्योंकि उस सम्मेलन में अग्निलाल जी आए हुए थे और वो इस संस्था को चलाते थे। तो उनकी संस्था को हमने दतिया में गठन किया और उससे हमने काम शुरू किया था। और हमने जो है उस समय ग्वालियर जिले में भांडेर तहसील हुआ करती थी, आज तो हमारे दतिया में है वो। उसमें हमने एक बहुत बड़ा धम्म दीक्षा आयोजित किया, धम्म दीक्षा सम्मेलन किया।
वो किया था हमने 1972 में साथियों, और जिसमें हमें आज खुशी है कि जिनसे हमने दीक्षा ली थी बौद्ध धर्म की, आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे पूजनी अनंत आनंद कौशल्यान, जिनको हमने भांजा में बुलाया, उनसे हमने दीक्षा ली थी। और उसके बाद जैसे मैं दीक्षित हुआ, मैंने जो है अपना मजिस्ट्रेट के सामने अपना मंदाजा वो पेश किया कि मैंने धर्म परिवर्तन किया और मैंने एफिडेविट किया। उसमें बहुत उस समय मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब मैंने ये एफिडेविट दिया, कोई भी वकील, क्योंकि हमारे वकील उस समय हुआ नहीं करते, कोई भी वकील तैयार नहीं हुआ, सब समर्थ थे। तो एक वहां जो टी.एन. चतुर्वेदी थे, आज मुझे याद है, वो एडवोकेट हुए थे और वो मेरे विद्यार्थी जीवन में हायर सेकेंडरी में मेरे मास्टर रहे। लेकिन उनकी पत्नी पार्षद थी, उसमें झगड़ा हुआ और चुनाव था अध्यक्ष का, उनके ऊपर दबाव हुआ और उन्होंने उस दबाव को स्वीकार नहीं किया, उनको सस्पेंड किया गया, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वो वकालत करने लगे। वो मेरे वकील बने उस दिन। अरे बोले चलो मैं बनता हूं तुम्हारा, मैं करवाता हूं। ये तो संवैधानिक अधिकार है, इसे कौन रोक सकता है? भाई चलिए, मजिस्ट्रेट ने उनके सामने तमाम प्रश्न किए कि अरे पंडित जी आप ये क्या करने जा रहे हो, ये तो तुम हिंदू धर्म को मतलब जो कमजोर कर रहे हो और ये बौद्ध धर्म। तो उन्होंने कहा साहब ये संवैधानिक अधिकार है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, मैं तो वकील हूँ, मेरा काम है कि मैं अपने मौके का काम करूँ, आप इस पर दस्तखत करें। तो साथियों, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ आपको। उसके बाद हमने काम किया बाबा साहब के मिशन का। फिर मैं जो है उस समय पटना जिले में आरआई था, तो मेरे एक एसडीएम थे, मैं आरआई था, तो उन्होंने कहा कि कौन तुम्हारी सर्विस में तुम बौद्ध लिखा हुआ है तुम्हारा वो सरनेम, और ये बौद्ध क्यों लिखते हो तुम? तो मैंने कहा साहब मैं बौद्ध हो गया हूँ। बोले क्या प्रमाण है? मैंने उस समय वो एफिडेविट पेश किया और मेरी सर्विस में बौद्ध लिखा गया था। अरे बोले तुमको मतलब जो वो नहीं मिलेगी सुविधाएं, नहीं मिलेगा, मैं बौद्ध हो गया मैंने। तो ये मैं अपने जीवन की थोड़ी वो बता रहा हूँ। उसके बाद मैं जो है फिर भारतीय बौद्ध महासभा में 80 में मैं ज्वाइन हुआ साथियों। और मैं आज वास्तव में ये जो हमारे पाटिल जी जो बैठे हुए इस मंच पे, जब मेरे से कहा गया कि मतलब ये आप दतिया में अधिवेशन करोगे, तो मैं तैयार हो गया। तो वास्तव में मैं आज इनको धन्यवाद देता हूँ कि दतिया की भूमि पर इन्होंने मतलब ये पाटिल जी और मोहन पाटिल जी दोनों का इतना बड़ा सहयोग रहा कि उस सम्मेलन में माई साहब को बुलाया गया। और उस समय उस क्षेत्र में जब माई साहब पहुंची तो उस क्षेत्र का आदमी इतना मालूम है इनको तो आंखों देखा हाल है। चौरे जी को सब मालूम कहते क्या, तो सोनागिरी में और इनकी ही मतलब वो प्रयास रहा कि उसके तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी भी उस सम्मेलन में पहुंचे थे साथियों। इतना बड़ा विशाल सम्मेलन हुआ था। तो ये लोग तो हमारे इतना मतलब जो सहयोगी रहे कि इनसे भी वास्तव में हम बहुत आगे बढ़े हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब मैंने एक जो है दिनारा क्षेत्र में एक बौद्ध सम्मेलन कराया सनौरा ग्राम में, उसमें मतलब जो है बहुत मतलब जो है हमने राज्य स्तरीय सम्मेलन कराया था, वो राज्य स्तरीय। उसमें उस समय जो है राम टेगी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो शपथनी शायद वहां बेचारे पहुंचे। और उस समय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कवाड़े जी थे, कवाड़े जी इंदौर की सीटी कवाड़े। जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा अरे इनको तो प्रदेश में रखो, और उन्होंने हमें उपाध्यक्ष बना दिया प्रदेश का, तो उपाध्यक्ष रहे। उसके बाद जब वो सोनागिरी का सम्मेलन हुआ 1988 में, तो वो 88 का सम्मेलन जब लोगों ने देखा तो राम टेके जी और खेमचंद सोकर जो राष्ट्रीय मतलब जो है महासचिव थे, उन्होंने हमारी नियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष कर और हम प्रदेश बन गए। तो ये काम हमने शुरू किया। लेकिन जब हम भोपाल आए तो भोपाल की जो टीम मिली हमको, हमें हौसला बढ़ा वास्तव में, और हम इनकी मदद से जो आज टीम बैठी हुई है, इनकी मदद से वास्तव में हम बहुत कुछ काम किया। और आज मैं धन्यवाद करता हूँ चंद्रबोधी पाटिल जी का कि मैं प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए वो जिले के अध्यक्ष थे भोपाल के। तो मैंने कहा कि जिले के अध्यक्ष आप इतनी क्षमता, आप इतने कर्मठ हो और जिले को संभाल रहे हो, और मेरे जैसा आदमी प्रदेश अध्यक्ष है, नहीं आप प्रदेश में काम करेंगे। और हमने उन्हें संगठन सचिव बनाया प्रदेश में, देखिए हमने उनकी नियुक्ति की।
आज वास्तव में आज वो हमारे साथ से मतलब जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, हमें बहुत खुशी है और वो हमें नियुक्ति दे रहे हैं। तो साथियों, ये संस्था का काम में ये नहीं होता है कि कौन आगे जा रहा है कौन पीछे रह रहा है। ये तो एक टीम भावना जी, बाबा साहब के हम अनुयायी हैं, अम्बेडकर ही हैं। ये चीज कभी मतलब जो है उसमें नहीं लाना चाहिए। और जब हमने देखा कि हम कुछ ऐसी परिस्थितियां थी और हमने निवेदन किया, हम 28 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे, मैंने कई बार निवेदन किया कि मैं एक प्रशासनिक अधिकारी हूँ, मतलब जो तहसीलदार जैसा पद है तो बहुत मतलब जो दिक्कत आती है, मैं नहीं, लेकिन नहीं, इन लोगों के इतना सहयोग लगे नहीं होता रहेगा कि आप तो बने रहिए 28 साल गुजर गए। उसके बाद जब 17 में चुनाव हुआ तो हमारे गजबीये साहब मतलब के अध्यक्ष बन गए और हमको केंद्रीय कार्यकारिणी में सदस्य के रूप में ले लिया। आज फिर मन रहे थे, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि भाई अगर इस संस्था को हमारी पाटिल जी बैठे हैं, इन्होंने भाई अच्छा है हमारा मूल्यांकन फिर किया है कि मैं इस लायक हूँ, तो उन्होंने मेरा कार्यकारी अध्यक्ष मुझे फिर प्रदेश का बनाया है। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ पाटिल जी को, धन्यवाद देता हूँ चंद्रबोधी पाटिल जी को और हमारे साथी चौरे साहब रहे, इस सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरी आवश्यकता अगर समझी है, मुझे इस योग जाना है तो मुझे फिर ये भार मिला है। मैं आप सबकी मदद से, सबके सहयोग से, जैसा कि अभी कहा था काबू जी ने कि वास्तव में ये सही है कि हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर ये क्रांति फैल गई तो, क्योंकि महाराष्ट्र तो मतलब बाबा साहब का वो तो क्षेत्र रहा है, कर्म भूमि रही है, तो कर्म भूमि के लोग हैं, तो इसलिए बाबा साहब को और भगवान बुद्ध के धर्म को बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अगर, तो साथियों में आया था, मैंने हिंदी भाषी क्षेत्र को सारे जिलों को जोड़ा और उसमें मैंने अपनी समितियां बनाई प्रदेश की जिलों की, और ये काम शुरू हुआ था। आज फिर मेरी आवश्यकता हुई, मुझे हर्ष है, मुझे खुशी है कि शायद आप लोगों के सहयोग से फिर उसी तरह से मैं काम कर सकूंगा। जंजारी जी कह रहे थे मतलब है कि हमने, तो उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। खैर उन्होंने बहुत ज़्यादा कह दिया है, ऐसा नहीं है, वो तो सब आप लोगों के सहयोग से ये सब कर पाया हूँ। साथियों, आज मध्य प्रदेश में से कम पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं, मैं समझता हूँ कि पाटिल जी के, चंद्रबोधी जी के, मोहन जी पाटिल जी के, क्योंकि ये तो भाई राष्ट्रीय स्तर पर राजनेता हैं, इनको सारा राष्ट्र चल रहा है आज हमारे, तो इनके भी सहयोग से इसलिए हम यहाँ तक इस संस्था को, इस कारोबार को ला पाए हैं। जैसा भी है, जिस स्थिति में ऐसा भी हो, लेकिन अब हम नए सिरे से फिर ये तय करते हैं कि फिर आज जब कार्यकारी मेरे प्रदेश अध्यक्ष का मुझे मेरे जिले में मालूम हुआ और वो पहुंचा कि कार्यक्रम का मान लो, तो मेरे साथियों को बड़ी खुशी हुई और वो मेरे साथ बोले नहीं हम वो बात करते हैं सब लोग मरता जाए, तो बेचारे आज आए हैं। ये बात सही है कि इन लोगों का मुझे बहुत उनका सहयोग मिलता है, इसलिए मतलब इन लोगों के उनको खुशी है। तो मैं समझता हूँ कि इसी तरह का सहयोग की आशा मैं करता हूँ और ये सहयोग मिलता रहेगा, तो हम बाबा साहब के कौरवा को, इस संस्था को आगे ले जाएंगे। ऐसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। महाकारुणी संप्रेक संबुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, हमारे पूज्य भक्ति जीवक जी, इन्हें मैं अपना अभिवादन करता हूँ। साथ ही आज इस गरिमामय कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मार्गदर्शक, बुद्धिस्ट सोसाइटी के पूर्व केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय यूजी चौरे साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे समाज के नेता, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय डॉक्टर मोहनलाल पाटिल साहब, हमारे बीच उपस्थित हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ में मैंने जिनके साथ काम किया, जिन्हें अभी कार्यकारी अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति मिली है, आदरणीय सीएल बौद्ध साहब, हमारे और साथी जिनके साथ मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी प्रदेश में काम किया, हमारे पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय वामन राव जंजाले जी, और आप सब जानते ही हैं हमारे समाज के आम्बेडकरी आंदोलन के क्रांतिकारी नेता, संयुक्त जयंती समारोह के समिति के अध्यक्ष आदरणीय राम भाई गजभिये, और इस भोपाल जिला शाखा के अध्यक्ष जिन्हें आज प्रदेश ने प्रभारी प्रदेश महासचिव के रूप में नवाजा है, एक जिम्मेदारी सौंपी है, ऐसे हमारे
संस्था के आधार स्तंभ आदरणीय चिंतामन पगारे जी ये कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। हमारे जिला शाखा के महासचिव साथ साथ ही वो प्रज्ञा रत्न पत्रिका के संपादक भी है आदरणीय अशोक एम पाटिल जी, हमारे बीच उपस्थित समता सैनिक दल के समस्त पदाधिकारी, उनके प्रदेश उप कमांडर आदरणीय संजय पाटिल जी, महिला मंडल की समस्त सदस्याएं और हमारे साथ भारतीय बौद्ध महासभा के हिंदी भाषीय जो प्रदेश के उपाध्यक्ष थे आदरणीय असैया जी, जोहरी जी, गौतम जी, कुंवर रामटेके जी और यार गोलाई जी, हमारे अनिल गोलाई जी, आप सभी को मैं सप्रेम जय हिंद करता हूँ। हमारे लाहौर शाखा के भी बंसोड़ जी, नागले जी, नारनौरे जी समस्त पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं, मैं उन्हें भी सप्रेम जय हिंद करता हूँ। साथ ही इस शाखा के जो कार्यकर्ता है आदरणीय मनोज माझी जी, प्रधान जी, अशोक वानखेड़े जी, ये भी किसी भी कार्यक्रम में अपना तन मन धन से लगते हैं और किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, मैं उन्हें भी आज के इस अवसर पर उनका साधुवाद व्यक्त करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम लोग द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की नवनियुक्त केंद्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को स्वागत समारोह में उपस्थित हुए हैं। आज मैं द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिला शाखा भोपाल का बहुत ही आभारी हूँ, बहुत ही इनका साधुवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि देखिए जितने भी हमारे नेतागण मंच पे बैठे हुए हैं या जितने भी भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट संगठन में काम निस्वार्थ रूप से कार्य करते हैं, तो इन सभी को हम समाजवासियों को एक रिटर्न के रूप में मान सम्मान तो देना ही चाहिए। हम तो अभी 10-15 साल से कार्य कर रहे हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, बिना स्वार्थ के समाज को आगे बढ़ाने के लिए, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित तौर पे हम लोगों ने एक रिटर्न के रूप में इनका मान सम्मान जरूर करना चाहिए और तभी एक हम सभी का हौसला बढ़ेगा, हम सभी का हमारे कार्य के प्रति एक आकलन सिद्ध होगा। और ये कार्यक्रम आज जिला शाखा भोपाल में आयोजित करके हम सबको सम्मानित किया है। मैं इस संस्था को सही है, लेकिन जिला शाखा के पदाधिकारी को भी इस मंच के माध्यम से सल्यूट करता हूं, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। साथ ही हमारे इस संस्था के नवनियुक्त ट्रस्टी चेयरमैन आदरणीय हरीश रावलिया जी, इन्हें भी मैं मंच के माध्यम से अभिनंदन करता हूं, उनका इन्हें भी स्वागत करता हूं। साथ ही हमारे संस्था को इस स्थिति तक लाने वाले परम आदरणीय चंद्रबोधी पाटिल साहब, इनका भी मैं इनकी नियुक्ति पे स्वागत करता हूं। और यह संस्था इतनी आगे बढ़े, एक करुणा बुद्ध विहार जिस की भूमि पर आज हम एकत्रित हुए हैं, यह अभी सेंट्रल का उप कार्यालय स्थापित हुआ है, यह राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे और ये बहुत बड़ा धम्म केंद्र बनी। ये हमारे नहीं, जितने भी मंच पर सब उपस्थित हमारे नेतागण, इन सबकी इच्छा है। और मुझे ट्रस्टी पद पर जो भेजा है, इसमें जिला शाखा भोपाल के कार्यकर्ता हमारे यूजी चौरे साहब, हमारे मोहनलाल पाटिल जी, इन सब की एक मेहरबानी समझ लीजिए, मैं इनका ऋणी रहूंगा। इतने बड़े पद पर मुझे पहुंचाया है। हमारे जो सेकंड काउंसिल थी बुद्धिस्ट सोसाइटी की, उस समय भैया साहब आम्बेडकर के काउंसिल में इंदौर के विजय वासनिक हुआ करते थे, मैं पढ़ा हूं। और आज बड़ा रिपोर्टिंग ट्रस्टी सही धर्मदायक से नियुक्ति नहीं है, लेकिन उस स्थिति तक मेरा मान पहुंचाने में भी आप सभी ने जो मेरे ऊपर विश्वास किया है, मैं सही में सचमुच में आप सबका ऋणी रहूंगा और जीवन पर्यंत इन संस्था का कार्य करूंगा। जैसा अभी आप
कुछ ही महीने में देखेंगे बुद्धिस्ट सोसाइटी में भारी परिवर्तन होने वाला है। अभी आप देखिए कुछ साल नहीं कुछ महीने में ही आपको देखने में आएगा जितने भी सारे ग्रुप है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आने वाले नवीन वर्ष में सारे ग्रुप एक साथ होंगे और हमारे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जो भूमियां हैं, चाहे जन्मभूमि महू हो, चाहे दीक्षा भूमि नागपुर हो, चाहे निर्वाण भूमि दिल्ली हो, चाहे चैत्य भूमि मुंबई हो, इन सभी भूमियों के हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के केंद्र खुलेंगे। पूरे देश में यहाँ विश्लेषण होगा, प्रसार प्रसार का कार्य होगा, एक धम्म की क्रांति हमें लानी होगी और इन सब कार्यों के लिए हमारे जो मार्गदर्शक है, हमारा मंच है और बुद्धिस्ट सोसाइटी की हमारी जो सारी शाखा है, प्रदेश है, इस सब की हमें आवश्यकता पड़ेगी और निश्चित तौर पे हम बाबा साहब का जो गोल है, बाबा साहब का आप सभी जानते हैं क्या गोल था। बाबा साहब का अंतिम ये गोल था, आप सभी हमारे सीनियर हैं, सब जानते हैं कि जब तक सामाजिक और धार्मिक क्रांति नहीं होगी तब तक राजनीतिक क्रांति सक्सेस नहीं होगी। राजनीतिक क्रांति तो आएगी, लेकिन जिस प्रकार से हम धूप वाले में कोई पौधा लगाते हैं और बिना पानी के सूख जाता है, वो ऐसा रहेगा। लेकिन भारतवर्ष में यदि बुद्धिस्ट समाज को अपना राज्य स्थापित करना है तो इन पड़ावों से गुजरना होगा और यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी बुद्धिस्ट सोसाइटी के ऊपर दी है, क्योंकि हमें ऐसे नेताओं को भेजना है जो सुशिक्षित हो, सुसंस्कारित हो और इन दो पड़ावों से जो किसी भी पक्ष से जाए, जो राजनीति में जाएगा वो हमारे समाज का जरूर ध्यान रखेगा, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएगा। और मैं सम्मान्य मंच के साथ में जितनी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी से भी बहुत ही जल्दी, यदि मेरी नियुक्ति हुई तो बहुत जल्दी निवेदन करूंगा। तो जिस शासन के पास में आज तक भी हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का कोई प्रस्ताव शासन के पास में नहीं गया है। ये 20-25 सालों का कार्य का हमारे संस्था का बहुत ही एक खराब कार्यकाल रहा है। हमारे समाज का बहुत एक समय मतलब ये हुआ है, सबक खराब हुआ है। तो इसके बाद हम अल्पसंख्यक बुद्धिस्ट के लिए जो राष्ट्रीय स्तर की पोस्ट होती है अल्पसंख्यक आयोग की, वो हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के अनुशंसा पे दी जाए। सारे राज्य में जो अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य होते हैं संस्था ने शुरू भी किया है और कम से कम 2 राज्य में सक्सेस भी मिली है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी के प्रतिनिधि को ही अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया है। हम मध्य प्रदेश और भी राज्यों में इसी प्रकार से कोशिश करेंगे। हमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित रहेगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके आपने जो विश्वास किया है उस पर खरा उतरूं और जीवन भर अपने संस्था के लिए, अपने समाज के लिए कार्य करते रहूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो नवनियुक्त जो पदाधिकारी यहाँ नियुक्त किए गए, उनके स्वागत समारोह में उपस्थित सभी बौद्ध उपासक उपासिकाएं। स्वागत समारोह तो होना ही चाहिए था क्योंकि लॉकडाउन के कारण बहुत इसका हुआ नहीं था, लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि कुछ नया होने जाता है। हमेशा ही नई चीज़ का हम लोगों ने स्वागत करना चाहिए और कभी कभी हम जो चाहते वो होता नहीं। हमारे भोपाल के या मध्य प्रदेश की बड़ी इच्छा थी कि हमारे चंद्रमोदी पाटिल बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन बने। उसके लिए हम लोगों ने 33 ईयर्स संघर्ष किया, नहीं बने, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन वो निश्चित बने, क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी चलाने का पूरे देश के अंदर में सब राज्यों में विशेष करके हमारे भोपाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये सभी जानते हैं। आज जो बुद्धिस्ट सोसाइटी के केस जितने से लेकर तमाम जो चीज़ें हुई थी वो सिर्फ भोपाल के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बाकी लोगों ने सही किया होगा, लेकिन भोपाल शाखा के लोग या मध्य प्रदेश के लोग अगर मदद नहीं करते तो शायद आज ये मंच हमारे पास नहीं होता। तो चंद्रमोदी पाटिल जी अभी नागपुर में रहते हैं, इंडारे को भी महाराष्ट्र में रहते हैं और वहाँ की राजनीतिक धीरे धीरे समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। संगठन को नए सिरे से उभारना चाहते हैं। सबसे पहले मैं उनके लंबे उम्र की कामना करता तो शास्त्र है और बुद्धिस्ट सोसाइटी को जो वो जिस रूप में देखना चाहते थे इतने साल बाद भी क्यों नहीं, लेकिन वो एक मंजिल पर लेके पहुँचे। मेरी भूमिका हमेशा उनको सहयोग करने की है।
मुझे लगता है कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी में जब वो उनको भोपाल शाखा का अध्यक्ष बनाया, कैसा बनाया, अभी तो बहुत पुराने लोग है नहीं आने के, उनको बनाने से लेके नरेंद्र मोदी पाटिल जी कभी स्टेज पर बैठते नहीं थे जब अध्यक्ष थे तो। और ये बुद्धिस्ट सोसाइटी का जितने में होता मैं ही संचालन करता। सांची में जितने कार्यक्रम होते थे पहले, पाटिल साहब जब तक बोलने नहीं लगे तब तक मैं ही वो कार्यक्रमों का संचालन करता था। लेकिन उस समय में दलित प्रांगण था तो मेरे हाथ में रहता था। लेकिन प्लेयर हमारे भोपाल शाखा के बारे में तो मेरा स्पष्ट कहना है कि मैं यहाँ अंपायर की भूमिका में, प्लेयर कोई भी बदल जाए वो काम क्या नहीं रहेगा तो उसको हमेशा आउट में कर देता। अब वो कैसा करता वो समझ नहीं पाता। तो पहली बात तो ये है कि ये जो हम यहाँ खड़े हैं इसके लिए बहुत लोगों की मेहनत है, संघर्ष है कि जहाँ हम लोग बैठे हैं इसके लिए बहुत संघर्ष है। तो मैं तो पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझे तो ये नहीं था कि वो मैं, लेकिन बुद्धिस्ट सोसाइटी की जहाँ जहाँ भी राज्य की शाखाएँ बनी, प्रदेश अध्यक्ष बने, तो बहुत सारे प्रदेश अध्यक्ष मैंने बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए पूरे देश को घूमता तो दिया। ये प्रदेश अध्यक्ष बना, इधर बना, केरला बना। लेकिन आपको मालूम है कि हमारी संस्था में जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं उसको देख के बहुत सारे लोग हमसे दूर होते हैं, आना नहीं चाहते। लेकिन फिर भी अभी हम चाहते हैं कि हमारे भोपाल के धम्मारत्न सोनकर जी वहाँ गए हैं, उनका काम देखते हुए जब ट्रस्टी की बात आई तो मैंने पहले बोला था कि मध्य प्रदेश से एक आदमी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के भी एक आधे आदमी होने चाहिए, वहाँ की भी अच्छी टीम काम कर रही थी। उत्तर प्रदेश से मैंने एक आदमी लिया। इसी तरह क्योंकि क्या है कि अभी धम्मारत्न जी के पास में एक समय है काम करने का और कि वो घूम सकते, ये कर सकते हैं। और वो जितनी उनकी जिस तरह से लगन देखा मैं भारतीय बौद्ध महासभा को पूरे प्रदेश में जाके लोगों के बीच काम करके सबके समन्वय लेके मीटिंग करने का, तो मुझे ऐसा लगता है कि चंद्र मोदी पाटिल जी ने सही निर्णय लिया कि धम्मारत्न सोनकर जी को एक ट्रस्टी के रूप में लिया और कोषाध्यक्ष बनाया। इनकी कोषाध्यक्ष तो कोई बहुत ज़्यादा भूमिका होती नहीं, लेकिन मैं चाहता कि संस्था के अंदर जब कोई ठहराव लाने की बात हुई तो हमारे धम्मारत्न सोनकर जी बहुत अच्छे ठहराव, बहुत अच्छे सुझाव मतलब ट्रस्टी के मीटिंग में दे सकते और संस्था ने क्या करना चाहिए ये भी वो अच्छे से बता सकते। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ हमारे भोपाल से जो व्यक्ति नियुक्त होता है जाता है तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि उसके पास में एक बहुत बड़ा अनुभव रहता है और अच्छा काम करता है। दूसरे हमारे जो CL बौद्ध जी है उन्होंने आपके बारे में बता दिया है कि तब हम लोग क्या है कि मेरा ताई जी के साथ एक माखनलाल जी काम करते थे, शायद उनके प्रदेश। तो जब हम लोगों ने अपनी संस्था चला लड़ाई झगड़े शुरू हुए तो हमने बोला दतिया के ही आदमी को प्रदेश अध्यक्ष घुमा फिरा के रखे, उनको काउंटर करने के लिए हमने CL बौद्ध का एक्चुअल प्रदेश अध्यक्ष बनाए। लेकिन वो काउंटर करने के लिए हमने सोनागिरी कार्यक्रम लिए और वहाँ माई साहब महेंद्र मोदी था, वो संसदीय मंत्री थे, मतलब मूल मंत्री नहीं थे। और सोनागिरी में एक धर्मांतर का कार्यक्रम था, और बाबा साहब की पत्नी को बुला के धर्मांतर का कार्यक्रम किए और इनके अध्यक्षता में, मतलब मुझे नहीं मालूम कि बाकी प्रदेशों में इतना काम हुआ होगा, इनकी अध्यक्षता में पूरे मध्य प्रदेश में सभी जिलों में इनकी अध्यक्षता में काम। जब ये मध्य प्रदेश के अध्यक्ष थे तभी हम लोगों ने जो ग्वालियर के निमेश जी थे उनके नेतृत्व में हमने PHL के दशहरा मैदान में धर्मांतर का कार्यक्रम किया। 12,000 लोगों ने धर्मांतर किया। उसकी पूरे कटिंग्स मेरे पास अभी भी है, कौन है क्या, कवाड़े सर से लेकर 8 तक से लेके मैकुराम को बहुत सारे लोग उस समय आए थे। बड़े बड़े लोगों को बुलाया भी कहे थे। और हमारे निमेश जी नहीं रहने के बाद में हमको बहुत नुकसान हुआ। हमारा ये कहना है कि जो मराठी महाराज में तो बौद्ध बन गया, पूर्ण रूप से बन गया, लेकिन जो इधर का जो हिंदी भाषी का आदमी है बन रहे थे। हम लोग को बुला रहे थे, लोग हम जाते थे, दतिया जाते थे, दतिया में जिनका काम था, लेकिन सागर दमो हम लोग जाते थे, बंदे को लेके जाते थे दिशा लेके। लेकिन जब एक पार्टी का उदय हो गया तो उन्होंने क्या किया, हमारी लाइन बदल दी। उन्हें लोगों को बोला रहे इधर क्या रखे, तुमको दूसरे लोगों के वोट लेना चाहिए, तुम ऐसा करोगे, तुमको हम सरपंच बनाएंगे, सरपंच बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। तो हमारी सत्ता में इतना बड़ा सपना दिखा दिया कि जो बुद्ध बनने वाला जो हमारा धम्म क्रांति थी उसको रोकने का प्रयास किया पूरे देश में हुआ। इसलिए देश में इसलिए हुआ कि जनगणना की जब आपके बारे में बात करोगे, जैसे उत्तर प्रदेश में 4.5 लाख बौद्ध थे, अभी 2 लाख बच्चे हैं, तो वो काय का बाबा सबका मिशन था। पंजाब में जिस पार्टी को मान्यता मिली उस पार्टी को वहाँ बुद्धों की संख्या कम होगी, हरियाणा में कम होगी,
कर्नाटक के भी भाग में जब वो पार्टी बढ़ी तो वहाँ पे बौद्धों की संख्या कम हुई। ये बड़ा लोग बहुत बाबा साहब के मिशन के बहुत सिपाही बनते, लेकिन मैं भी मानता कई हमारे समाज में ऐसे लोग जो 25-30 साल से ब्राह्मणों के खिलाफ बोलते, आरएसएस के खिलाफ बोलते, उनके बोलने की वजह से ये आज बीजेपी और आरएसएस वाले सत्ता में, उनके खिलाफ बोलने से, उनके खिलाफ बोलते थे। इनका अगर इन्होंने इतना प्रबोधन किया कि ये पार्टी सत्ता में क्यों बनी, इस पर विचार होना चाहिए। कोई बोलता मैं 30 साल से बाबा साहब का मिशन चला रहा, हाँ, जो विचारधारा है ऐसी लगाते कि बुद्ध की बात नहीं करते, बहुजन की बात करेंगे, मूल्यवासी की बात करेंगे, लेकिन बुद्ध को डिलीट करेंगे उनके भाषण में। और जो आदमी बौद्ध नहीं है उसके साथ में बिल्कुल आप लोगों ने काम नहीं करते। नहीं बोल आपके दर्दिया मुझे बताओ, जब भी आपके एरिया में उधर में ग्वालियर बैठने देता हूँ, कोई बौद्ध नेता पैदा नहीं होता, वहाँ दलित होता है। फिर वो फुल सिंह बराय हो, कोई चौधरी हो दलित होता है। बौद्ध नेता क्यों नहीं बनता? क्योंकि उधर बनने नहीं देते। अगर उधर उत्तर प्रदेश से पता चला कि ये अहिरवार दलित मतलब हिंदू नहीं है तो उसको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाता। हिंदू हुई होना और अहिरवार होना तो ही उसको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता। बीएसपी का ये यहाँ की बात नहीं बता रहा, मैं पूरे देश में जितने राज्य और सभी जगह घूमता हूँ तो बीएसपी का आदमी कोई बौद्ध बना दलित उसको कभी अध्यक्ष नहीं बना छोड़ो। उसके लिए बीएसपी के अध्यक्ष के लिए उसको हिंदू होना बहुत जरूरी है। क्या फुल सिंह मेरे बुद्धिस्ट है क्या? बहुजन संघ दल के नाम से भी काम करता, इतनी सारे कांग्रेस को गाली उत्तर देता था कि कांग्रेस में गया तो बहुत सारे लोग कांग्रेस में नहीं गए कि हमारे कार्यालय में आके बैठते। तो मेरा कहने का मतलब कि जो आंदोलन हमें इसलिए कर रहा हूँ कि हमको बौद्धिस्ट आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म की बहुत आवश्यकता है। जब तक किसी भी धर्म को एक राजनीतिक सुरक्षित प्राप्त नहीं होगा वो बहुत आगे बढ़ नहीं सकता, ऐसा मेरा थिंकिंग है। क्योंकि हम लोग, मैं भी जाता हूँ उत्तर साउथ में जाता हूँ, वो सब अपने दलित समाज के लोग ओबीसी वाले सब क्रिश्चियन बने हुए। ये जो बीजेपी वहाँ इसलिए नहीं बढ़ रही कि वहाँ क्रिश्चियन है सब दलित, मतलब सर्टिफिकेट में हिंदू है वो, लेकिन जीवन के अंदर वो सब क्रिश्चियन है। नाम बदल दिए लेकिन अपना धर्म और वो लिखते हैं। आप उधर यीशु देश के समय जहाँ पूरे स्टार लगे रहते, उनके गाँव वाले बिजली ये रहती, मेरे को बड़ा था। लेकिन मेरे जाने से कम वो भी नमो बुद्धा है तो हम जब उनके जाते हैं तो भोपाल में आते, मेरे कार्यालय में आते, उनको बुद्ध दिखता है। अभी अपने घरों में वो यीशु क्रिस्ट के बाद में भगवान बुद्ध की फोटो लगाने लगे और भगवान बुद्ध की भी सजाने लगे। मैं जाता तो कम से कम। और बिहार वहाँ पे भी, चेन्नई में भी अपने 4-5 बिहार है लोगों ने बनाए हैं। वहाँ पे भी एक बीएसपी का अच्छा लीडर है। सभी ऐसे नहीं होते, लेकिन उसके बुद्ध विहार बहुत अच्छा बना है वहाँ पे। तिब्बती स्टाइल से एक बुद्ध विहार बना है वहाँ पे, 3-4 बुद्ध विहार वहाँ पे। आंध्र प्रदेश में भी बहुत बुद्ध विहार है, लेकिन विशाखापट्टनम में बहुत बड़ा अच्छा, विशाखापट्टनम में जैसा अपना सांची जैसा वैसे एक बहुत बड़ा अम्बेडकर भवन बना है वहाँ। कल्याण राव करके उनके अध्यक्ष को बनाते हैं और दीक्षा भवन में हर साल स्टॉल लगा के वहाँ जितने लोग आते हैं उनको 2 दिन तक खाना फ्री देते हैं। उत्तर में तो अभी जा रहा हूँ 29 अगस्त को वहाँ पे कार्यक्रम है मेरा तिरुपति बालाजी में। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा कि ये जो भारतीय बौद्ध महासभा की अपन बात कर रहे हैं, मुझे पता है कि संस्था तभी बढ़ेगी जब संस्था के अंदर अच्छे लोगों को काम करने की इच्छा हो। अभी नियुक्ति से इसलिए नहीं दी जाती कि वो काम करें। कभी कभी अपने को लोगों को नियुक्ति देते समय देखने कि उनका समाज में क्या प्रभाव है, वो घूमेगा नहीं आपके साथ, लेकिन आप उसको नियुक्ति तो दे दो। कम से कम उसका नाम आपके साथ जुड़े रहने से कुछ लोग तो आपके साथ में जुड़े रहेंगे। कई लोग काम करने के लिए नियुक्ति नहीं किया जाता कि मेरे साथ इसको नियुक्त करके कि मैं जैसा काम करूँ वैसा वो काम करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लीडर एक ही होगा। धर्मरत्न जी ये काम करते तो दूसरा नहीं कर सकता, और मैं जो काम कर सकता दूसरा नहीं कर सकता, आप जो काम कर सकते दूसरा नहीं कर सकता। तो कभी कभी लोगों को जोड़ना चाहिए, तोड़ने के बजाय। झाड़ अपने बोलते ना ऑक्सीजन देते झाड़, तो उसको ऑक्सीजन देने वाले झाड़ों की संख्या कम नहीं करनी चाहिए, उसको हमेशा जोड़ना चाहिए। तो जितनी ज़्यादा संख्या में आप जोड़ेंगे उतना जितना ऑक्सीजन मिलेगा उतना आपका संगठन आगे बढ़ेगा। अब वो आगे चल के पाटिल साहब के दिमाग में संस्था को लेके क्या है मेरे को अभी जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे को पूर्ण उम्मीद है कि धर्मरत्न सोनकर जी और ये साथ में रहेंगे तो वो समझ जाएंगे कि हम भोपाल में नहीं, मध्य प्रदेश में नहीं, कभी ये देश के अंदर में पुनः भारतीय बौद्ध महासभा को पुनः से उसको चालू करना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि शून्य से चालू हो, क्योंकि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। कम से कम 30-35% हमने प्राप्त किया, हमें आगे 50% प्राप्त किया, हमको और 50% प्राप्त करना है। इस लाइन पे हम लोगों ने चलना है। और अभी पाटिल साहब के पास भी उम्र है, कम से कम 10 साल होगी, समाज में काम करेंगे। चाहते कि उस पीरियड में
जो बाबा साहब का सपना था भारतीय बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के बारे में, ये संस्था भी एक हमारे लोगों का मार्गदर्शन करती है मार्गदर्शन, लेकिन जिस तरह से ये संस्था को मार्गदर्शन होना चाहिए समाज के अंदर में, वैसा हुआ नहीं। तो हम उम्मीद नहीं हारना चाहिए, क्योंकि हमारा हम मान अपमान सफलता असफलता की वगैरह परवाह किए हम लोग काम करते हैं। ये छोटे मोटे बातों से हम लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में सब आते जाते रहता है, दुख आते सुख आते चलते रहता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जो कारवा हम चाहते हैं कि जो कारवा बाबा साहब का हम लोग पिक्चर में धार्मिक कारवा, राजनीतिक कारवा, या बाबा साहब ने जो संस्था बने रिपब्लिकन पार्टी बुद्धिस्ट सोसाइटी समता सैनिक दल, मैं उसी में काम करता जो संस्था बाबा साहब ने बनाई। जो बाबा साहब ने संस्था नहीं बनाई उसमें काम नहीं करता। मुझे एनजीओ चलाना के एक संस्था बना दूँगी, लेकिन मुझे मालूम है कि रिपब्लिकन पार्टी में कोई दम नहीं है, उसका कोई सांसद नहीं, उसका कोई विधायक नहीं, हालांकि मेरी इसके लिए कहानी नहीं करता कि उसे सांसद बनाए। मुझे लोगों तक जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा? मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से लोगों तक मैं बुद्ध बोलूँगा, दूसरा आदमी भाग जाएगा, वो दूर रहेगा बात करने के। पॉलिटिकल पार्टी को उसको लेगा तो मेरे साथ में आके बात करता है, भाई साहब ऐसा है वैसा है। मेरे साथ में सब शाहू समाज से लेकर जितने भी ओबीसी के वो भी काम करते, ब्राह्मण भी काम करते। तो अपने पास आने के बाद में बुद्ध से वो अवगत होते हैं। पहले बाबा साहब से अवगत होते, बाद में बुद्ध के अवगत होते। तो पॉलिटिकल पार्टी ही बाबा साहब के इस मिशन को सामान्य लोगों तक पहुंचा सकते। बुद्धिस्ट सोसाइटी से बुद्धिस्ट लोगों के लिए काम करेगी ना। आप बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं कितने देश के अंदर? आप 138 करोड़ में 86 लाख हो भाई। अभी आप 1% भी नहीं, वो 0.01% हो। तो ये राजनीतिक में तो संख्या के आधार पर होता है। अब संख्या के आधार पर आप राजनीतिक काम करने लगे तो बुद्ध समाज में होता होगा। तो महाराष्ट्र में संभव है, बाकी राज्यों में संभव नहीं है, क्योंकि वो 86 लाख में से 68 लाख जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट है। इसलिए वो हर पार्टी के वहाँ एक बौद्ध नेता की आवश्यकता होती है, झंडा डंडा नीला लेंगे। ये बाकी राज्यों में नहीं है। बाकी राज्यों में बहन जी जो दलित नेता के वो दलित करके जो हो जाएंगे। महाराष्ट्र में सिर्फ 10% है दलित समाज में, 10%। और उत्तर प्रदेश में 23%। तो लोग बोलते हैं वहाँ ऐसा नहीं होता। भाई 23% लोग और 10% लोग कैसे दूसरे लोग वोट देंगे तो जीतेगा वो। यहाँ तो 23% दूसरे को दे, तो दूसरे समाज को टिकट दे तो वो अपने समाज के 10% लाता, 30% जीत गया था। इसलिए वहाँ आपको रिजल्ट दिखते हैं। इधर के भी दिखते, इधर में वही दिखते जहाँ उत्तर प्रदेश के लगे जिले। तो जहाँ हमारा दलित बाहुल जिले है, दतिया हो गया, भीड़ में, उधर रेवा सतना भी दिखते, क्योंकि उधर वहाँ पे भी 23% लोग। हमको ये पॉलिटिकली जो है, पॉलिटिकली रूप से मैं भी आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि ये बुद्धिस्ट सोसाइटी को जो हम लोग रिपब्लिकन पार्टी के बारे में जानते हैं, तो सबको मालूम है कि बौद्धों की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बारे में दलितों की पार्टी, हमारी पार्टी के बारे में ये बौद्धों की पार्टी। क्योंकि हमारे जितने नेता हैं, जितने टॉप लेवल से लेकर, मैंने अगर झारखंड के अगर सिंह को भी बने तो बुद्धिस्ट है, मैंने पीके गुप्ता को आगरे के बने तो बुद्धिस्ट है। नाम भले अलग होंगे, जातियाँ अलग होंगी उनकी वाली, लेकिन जिन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं किया उसको पद नहीं मिला। मैंने भी ट्रेंड अपना लिया है कि जो नॉन बुद्धिस्ट आदमी, मैं जो आदमी बौद्ध धर्म नहीं लेता है, मैं उसको बाबा साहब अम्बेडकर का पक्का आदमी नहीं मानता। जो बुद्धि धर्म को स्वीकार ही नहीं करता है उसको मैं बाबा साहब का पक्का आदमी नहीं मानता। मैं समझता कि आधा अधूरा आदमी घर में जाके उधर जाके पूजा पाठ करेगा, हम जो रामायण सुनाएंगे वो सब उसके सर से निकल जाएगा। इसलिए बुद्धिस्ट लोग पार्टी में जोड़ने से आज देश के अंदर में 36 राज्यों में मैंने रिपब्लिकन पार्टी को 30 राज्यों में गठित किया। और दूसरे समाज को ओबीसी के भी लोग बुद्धिस्ट है, आपको मालूम नहीं होगा कि यहाँ बैठे बैठे हैं। मुझे मालूम है कि मैं केरल में जाता लैंग्वेज नहीं आती, तमिल में जाता लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन मैं समझ गया कि वो क्या बोलते हैं। मेरे तरफ देख लेते मैं समझ जाता हूँ मेरे से क्या चाहते, मैं उनसे क्या चाहता हूँ। तो मैं जाता तो वो ट्रांसलेटर लेके आता है अपना, बहुत सारे लोग बम्बई में काम करने जाते हैं लेके आते हैं। तो काम चल रहा है, लेकिन धार्मिक जिस तरह से हमारे धर्म का काम, मैंने पॉलिटिकली बढ़ा रहा, लेकिन मुझे काम है धम्म का काम करना। मैं रिपब्लिकन पार्टी के नाम से कोई सत्ता हासिल करना नहीं चाहता। मैं रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से जो बुद्धिस्ट सोसाइटी का काम है वो दूसरे लोगों के बीच काम कर रहा हूँ। क्योंकि बुद्धिस्ट सोसाइटी तो बौद्धों के बीच काम करेगी ना। मैं रिपब्लिकन पार्टी के माध्यम से दूसरा जो नॉन बुद्धिस्ट है उनके बीच में रिपब्लिकन पार्टी को आगे ले जाकर उसको बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके लिए भी जैसा भी आपका भीड़ मुरैना एरिया है, उधर के लोग नहीं आते, वो इन्हें बौद्ध धर्म नहीं आते। लेकिन जब बेंच की बात आएगी बोलेंगे हमारी जाति के भले बौद्ध नहीं,
लेकिन उनके साथ देखेंगे, हमारे साथ नहीं देखेंगे पॉलिटिक्स। उधर के लोगों की जो कमी हो रही है आप लोगों की उधर की, बोले बहन जी हमारी है, नॉन बुद्धिस्ट है, लेकिन आपकी नज़र में वो प्यारे नहीं। किसी को बोलेंगे आप हमारी तरफ काम करो, वो नहीं करेंगे। बुद्धिस्ट लोग के साथ काम नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स में दलित लोगों के साथ काम करेंगे। तो ये आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमको राजनीति में भी क्या काम करना चाहिए, किसके साथ काम करना चाहिए। जब आपका नेता ही बुद्धिस्ट नहीं है तो आप उसका लीडरशिप कैसे स्वीकार करते हो? कैसे स्वीकार करके भाई आपका नेता वो इधर आके अपन स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बुद्ध धर्म की बातें करेंगे, तो नेता उसको मानने के लिए बुद्ध है जो बुद्धिज्म के खिलाफ है इनडायरेक्ट, जो लोगों को रोक के रखा है तुम बौद्ध मत बनो। अगर कभी कभी किसी को खबर आती है उत्तर प्रदेश से बौद्ध बन रहे लोग, तो तुरंत कहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते मैं भी बौद्ध बनने वाली हूँ, मेरे साथ बनना, मतलब ना वो बनेगी। हाँ, जैसे काशीराज जी ने बोला कि मैं भी बनूंगा, नहीं बने ये मर जाएंगे लेकिन बौद्ध नहीं बने। लेकिन जैसे एक आदमी के गाँव वाले ने बोला कि हम धर्मांतर कर रहे, दूसरे दिन मैं भी बौद्ध बनूंगी, तो बता नहीं क्या बात है बौद्ध बनूंगी, मतलब तुम अभी मत बनो, मैं जब बनूंगी तब बनना। तो इस तरह से बुद्ध धर्म का जो कारवा है बहुत बुरी तरह से रोका गया है। लोगों को हो सकता है कि इसमें लगे कि मैं तो किसी से बहस करने में तैयार हूँ, आके एक बार मेरे साथ बैठ जाए तो उनका कौन सी विचारधारा, भौतिक विचारधारा, मूल निवासी विचारधारा वाले का सामने बैठ जाए, लक्ष्य को बताए गोल होना चाहिए ना, तो क्या करना चाहते करते। हाँ, 40-50 साल से ब्राह्मण और RSS के खिलाफ बातें करना, 2,500 साल में क्या हुआ पता नहीं क्या। जो तुम अभी बताओ, बाबा साहब ने 56 के बाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, उसके बाद में तुम्हारा रोल क्या है? तुम समाज को किधर लेके जा रहे हो? तुम उसको भी इकट्ठा कर रहे हो, इकट्ठा हो गए क्या? वो सब गया बीजेपी के बाद में वोट दे देंगे और आपने उसको सत्ता बनाया। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पुनः नवयुक्त हमारे चिंतामण बघारी जी है, पाटिल साहब को जब अपन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष करके नासिक के अंदर में, जब हम नासिक के अंदर बुद्धिस्ट सोसाइटी की सभा हुई थी, वहाँ चंद्रमोहन पाटिल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे, तो मजबूरन चंद्रमोहन पाटिल जी को अपना इस्तीफा देना पड़ा, इनको बनना। तो ये हमारे चिंतामण बघारी जी बने हैं, ये तब से अपनी भारतीय बौद्ध महासभा शाखा का बहुत अच्छा संचालन करते। अशोक पाटिल जी, मनोज मानी जी, अशोक वानखेड़े जी को बहुत साथ है और मैं ये हमेशा अंपायर की भूमिका में रहता। वो इनको परेशान करता कि आज मिस्त्री क्यों नहीं आए, काम क्यों बंद है, वो क्यों नहीं आए। मैं रोज सुबह आता और रोज शाम को आके पूछता कि काम बंद क्यों है बुद्धविहार का, और इनको परेशान। लॉकडाउन में परेशान किया, अभी रोज पूछता आगे कि मिस्त्री क्यों नहीं आए। तो मेरा काम है कि ये जो अपन सपना देखें ये पूरा हो जाए, आपका सबका ही सपना है। और ये इतने बुद्धविहार नहीं बनाना, अभी बहुत बनना है। ये जो अपने छत है इसके ऊपर ड्रैगन टाइप अपनी एखादी विपश्यना सेंटर भी यहाँ बनना चाहिए। लोग जब देखे थे भोपाल में आए तो सांची से पहले तो भोपाल में करुणा बुद्धिविहार देखने किया कि ऐसा अपने को बुद्धविहार बनना चाहिए। हाँ, क्या और हमारे मनोज मानी को उनका ये डिजाइन बनाने में बहुत रोल है। वो सिर्फ तेज़ी से काम नहीं करते, तो उनसे भी मैं आज सबके सामने अनुरोध करूँगा कि वो बड़ा अपना अधिक समय दे बुद्धिस्ट सोसाइटी के लिए। जब तक होता नहीं, हम लोगों का सपना पूरा करने के लिए मनोज मान जी से अनुरोध करूँगा कि अपना समय निकालें और जल्दी काम शुरू करें। मुझे पुनः आप सब लोगों को तो पार्टी में मेरे जो बुद्धिस्ट काम करेंगे, पूरे मतलब काम कर रहे हैं, वो बुद्धिस्ट सोसाइटी से पार्टी से निकाल के वो अच्छे वर्कर जिसकी ये नहीं होती राजनीतिक वाली, बहुत सारे भी रिटायर लोग हो रहे हैं लेकिन अच्छा बुद्धिस्ट विचार रखते हैं, उनको भी बुद्धिस्ट सोसाइटी के उसमें शामिल करें। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका जो बेल्ट है विशेष करके चंबल वाले सिम्बा, जो आप दतिया थोड़ा सा फील्ड में देखा बुद्धिस्ट लोगों का, थोड़ा सा फील्ड में भी जाके आया, लेकिन मुझे ना भी बिल्कुल नहीं है, मैं आपको पता था। और बाकी सब माले में थोड़ा शिवपुर में लोग कर रहे बुद्धिविहार वगैरह करना चाहिए, तो आप थोड़ा सा ग्वालियर चंबल संभाग, क्योंकि आप चंबल के लोग हो और आप जिस दिन आवाज़ उठाओगे आप सब लोग इनके साथ में रहोगे, नए सिरे से अपने शुरू करते हैं। अधिक से अधिक लोग बहुत में कैसे लिखे, क्योंकि जनगणना अभी शुरू होने वाली है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध भी करूँगा कि जो लोग बौद्ध की संख्या नहीं लिखने से हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा है। अभी बौद्ध लिखने से कोई आपकी सुविधा नहीं छीनी जाती है, आप बौद्ध लिख सकते हैं, क्योंकि हमको जो सुविधा है वो सिर्फ जाति के आधार पर मिलती, धर्म के आधार पर नहीं। आजकल जाति प्रमाण पत्र में धर्म ये कॉलम नहीं लिखा जाता है,
है ना, इसलिए वो भी अभी नहीं रहा, तो ये भी लोगों को अपने को बताना पड़ेगा। और जो बहुत कम संख्या में जो बौद्ध लोग लिख रहे हैं, विशेष करके दतिया में तो थोड़ा ठीक है, भीड़ में ठीक है, लेकिन आपके ग्वालियर या मुरैना या शिवपुरी या गुना या इस तरफ पे बहुत ही कम लोग लिखते हैं, 200 300 100 ऐसे लोग हैं। तो आने वाले दिनों में कम से कम 10-10 5-5 हज़ार बढ़े। और दूसरे राज्यों में क्या होगा छोड़ दो, लेकिन मध्य प्रदेश में बौद्धों की संख्या हम लोग बढ़ाएंगे। इसी में सब आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ।